आइए आज की हमारी इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो हमारे दिलों के बहुत करीब है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए पश्चिम बंगाल की एक हल्की हल्की ठंड वाली खूबसूरत सुबह। एक ऐसा नज़ारा जो किसी मनमोहक कविता जैसा लगता है। एक तरफ दूर किसी पुराने मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही है और दूसरी तरफ नदी के शांत पानी पर मछुआरों की नावें धीरे धीरे बह रही हैं। हवा में क्या है? हवा में घुली है ताजे रसगुल्ले की मिठास और कुल्हड़ वाली चाय की वो सौंधी सौंधी खुशबू। यही तो है असली बंगाल, कला, संगीत, साहित्य और गहरी भावनाओं की एक जादुई धरती। आज हम इसी धरती की एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो हमें हमारी अपनी जड़ों और हमारी पहचान की याद दिलाएगी। तो चलिए सीधे चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के पास बसे एक छोटे से गांव श्यामपुर की। और यहीं रहता है हमारी आज की कहानी का हीरो आर्यन। आर्यन जिसकी उम्र बस कुछ 17 साल है, पर उसे अपनी संस्कृति से बेइंतहा प्यार है। और ये प्यार उसमें आया कहां से? उसकी दादी से। दादी उसे रोज रात को बंगाल की पुरानी कहानियां सुनाती थीं। उनकी एक बात आर्यन के दिल में एकदम घर कर गई थी। वो अक्सर कहती थीं, बेटा, बंगाल सिर्फ कोई जगह थोड़ी है, ये तो एक एहसास है, एक भावना है। उनका मानना था कि यहाँ की मिट्टी में माँ दुर्गा का आशीर्वाद, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं और बाउल गायकों की आत्मा बसती है। मतलब ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये श्यामपुर गांव आखिर कैसा था। देखिए, गांव भले ही छोटा था, लेकिन अगर सांस्कृतिक रूप से देखें तो इसका दिल बहुत बड़ा था। वहां के हर घर से संगीत की धुनें आती थीं, हर गली में किसी न किसी रूप में कला बिखरी पड़ी थी। और सबसे खास बात पता है क्या थी? हर इंसान के दिल में एक दूसरे के लिए गहरा अपनापन था। और सच कहूं तो यही वो माहौल है जो किसी भी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना? और फिर समय आता है उस उत्सव का जिसका हर बंगाली को पूरे साल इंतजार रहता है, दुर्गा पूजा। पूजा की तैयारी शुरू होते ही पूरा का पूरा श्यामपुर गांव जैसे किसी नई ऊर्जा से भर उठता था। गांव का कोना कोना रोशनी से जगमगा उठता। बच्चे पूरी एक्साइटमेंट के साथ पंडाल सजाने में जुट जाते। महिलाएं जमीन पर बड़ी ही बारीकी से अल्पना यानी वो पारंपरिक रंगोली उकेड़ने लगतीं। और हवा में गूंजने वाली ढाक की उस तेज आवाज से तो हर किसी के दिल की धड़कन ही तेज हो जाती थी। वो एक ऐसा समय होता है जब पूरा समाज एक साथ मिलकर अपनी पहचान का जश्न मनाता है। लेकिन जहां रौनक होती है, वहां कभी कभी कुछ वैचारिक टकराव भी देखने को मिल ही जाते हैं। एक दिन आर्यन बड़े उत्साह से पंडाल में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के कुछ युवा लड़के उन सदियों पुरानी परंपराओं का मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे, अरे ये सब पुरानी बातें हैं, अब तो मोबाइल और इंटरनेट का जमाना है, कौन देखता है ये सब। आर्यन को ये बात एकदम चुभ गई। उसने उन्हें बड़ी दृढ़ता से जवाब दिया, अगर हम अपनी संस्कृति भूल गए ना, तो अपनी पहचान भी खो देंगे। और देखा जाए तो ये सिर्फ दो लड़कों की बहस नहीं थी, बल्कि आज के डिजिटल युग में हर समाज के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती है। खैर, उस दिन उन लड़कों ने आर्यन की बात को बस अनसुना कर दिया। इस बात से आर्यन बहुत ज्यादा उदास हो गया। वो अकेला चुपचाप चांदनी रात में नदी के किनारे जाकर बैठ गया। चांद की वो चमक पानी पर एक अजीब सी शांति बिखेर रही थी। सब कुछ एकदम शांत था। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई दूर से एक बेहद मधुर और सुकून देने वाली धुन सुनाई पड़ी। कोई बूढ़ा बाउल गायक अपनी ही धुन में मगन होकर कुछ गा रहा था। कई बार होता है ना कि जब हम सबसे ज्यादा निराश होते हैं, तब हमें हमारे आसपास से ही कोई रास्ता मिल जाता है। यहां भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। आर्यन उस आवाज की तरफ खिंचा चला गया और उस बूढ़े बाउल गायक के पास पहुंचा। उस गायक की आंखों में एक ऐसी गहरी शांति थी जिसने आर्यन की सारी बेचैनी को जैसे शांत कर दिया। और उनके होठों पर जो गीत था, उसके बोल बड़े ही कमाल के थे। वो गा रहे थे, माटी बोले संस्कृति को मत भूलो, जिस जड़ से जुड़े हो उसे मत तोड़ो। ये सिर्फ एक गाना नहीं था दोस्तों, ये मानो बंगाल की मिट्टी खुद बोल रही थी। ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि हम आधुनिकता की दौड़ में चाहे जितना आगे निकल जाएं, हमें उन जड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए जो हमें जमीन पर मजबूती से खड़ा रखती हैं। जब आर्यन ने उस गायक को अपनी उदासी का कारण बताया, तो बाउल गायक ने मुस्कुराकर उसे जो समझाया वो वाकई संस्कृति की सबसे सटीक परिभाषा है। उन्होंने कहा कि संस्कृति सिर्फ पहने जाने वाले कपड़ों या साल में एक बार मनाए जाने वाले त्योहारों तक सीमित नहीं होती। संस्कृति का असली घर तो लोगों के दिलों में होता है। उनका संदेश एकदम साफ था, जब तक इस दुनिया में कोई एक इंसान भी अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से सच्चा प्यार करेगा ना, तब तक वो संस्कृति कभी मर नहीं सकती। ये बात सीधे आर्यन के दिल में उतर गई। बस फिर क्या था, बाउल गायक की उन बातों ने आर्यन के अंदर एक नई आग जला दी।
उसने ठान लिया कि वो गांव के युवाओं को अपनी इस शानदार विरासत की अहमियत समझाकर रहेगा। उसने स्कूल में एक बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। शुरू में तो किसी ने खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन आर्यन कहाँ हार मानने वाला था। उसने एक बेहतरीन प्लान बनाया जिसमें 3 चीजें थी: रविंद्र संगीत की प्रस्तुति, बंगाल के महान स्वतंत्रता सेनानियों पर एक ऐतिहासिक नाटक और टैगोर की कालजयी कविताओं का पाठ। युवाओं को उनके इतिहास से दोबारा जोड़ने का ये एक बहुत ही सॉलिड तरीका था। और फिर आया वो खास दिन। सच बताऊं तो वो नजारा देखने लायक था। पूरा का पूरा स्कूल सज चुका था। मंच पर बंगाली कला की भव्य झलक दिख रही थी। दीवारों पर टैगोर की कविताएं सजी थीं। और सबसे कमाल की बात, लड़कियां पारंपरिक लाल और सफेद किरारी वाली साड़ियों में थीं और लड़के पारंपरिक धोती कुर्ता पहने हुए थे। सोचिए, ये वही कपड़े थे जिन्हें वो कुछ दिन पहले पुरानी बात समझ रहे थे और आज वो इन्हें पूरे गर्व के साथ पहने हुए थे। ये दृश्य हमें बताता है कि अगर सही दिशा मिले तो युवा अपनी जड़ों को कितनी जल्दी और कितने सम्मान के साथ अपना सकते हैं। उस कार्यक्रम का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आया जब ऐतिहासिक नाटक की बारी आई। नाटक इस बात पर फोकस कर रहा था कि कैसे बंगाल ने पूरे भारत को साहित्य, संगीत और स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई दिशा दी। मंच पर एक छोटे से बच्चे ने महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किरदार निभाया और जब उस बच्चे की तेज आवाज हॉल में गूंजी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हो पूरा का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस पल वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए थे। हवा में एकदम देशभक्ति की ऊर्जा भर गई थी। इस जबरदस्त जोश के बाद माहौल में एक बड़ी ही गहरी और भावुक शांति छा गई। मंच पर एक लड़की आई और उसने बड़ी ही मधुर आवाज में रविंद्रनाथ टैगोर की उस प्रसिद्ध कविता का पाठ शुरू किया, जहां मन भय से मुक्त हो। ये महज कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं था, ये बंगाल की उस गहरी दार्शनिक सोच का प्रकटीकरण था जिसने दुनिया भर के विचारों को प्रभावित किया है। इस छोटी सी परफॉर्मेंस ने वहां बैठे हर इंसान को अंदर तक भावुक कर दिया। इन शानदार प्रस्तुतियों के बाद आर्यन खुद स्टेज पर आया। उसने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी। उसने कहा कि हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि संस्कृति केवल हमारा बीता हुआ कल है। दरअसल संस्कृति हमारे भविष्य की पहचान है। आर्यन ने आगाह किया कि अगर हम अपनी भाषा, अपने गीत, त्योहार और परंपराओं को भुला देंगे तो आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से पूरी तरह कट जाएंगी। वे एकदम भटक जाएंगी क्योंकि उनके पास खड़े होने के लिए कोई मजबूत जमीन ही नहीं बचेगी। ये सुनते ही पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। हर कोई इस गहरी बात पर विचार कर रहा था। और पता है आर्यन की इस मेहनत का नतीजा क्या निकला? परिणाम बेहद शानदार रहा। जहां कुछ ही दिन पहले युवा अपनी ही विरासत का मजाक उड़ा रहे थे, उसी कार्यक्रम के बाद वो लड़के आर्यन के पास आए और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। गांव में वाकई एक नया बदलाव आ चुका था। अब वे युवा स्मार्टफोन और इंटरनेट के साथ साथ बंगाली गाने भी सीख रहे थे। तकनीक और परंपरा के बीच का ये जो सुंदर संतुलन है ना, यही तो किसी भी संस्कृति के आगे बढ़ने और जीवित रहने की असली कुंजी है। इस बदलाव का सबसे खूबसूरत नज़ारा कुछ महीनों बाद देखने को मिला, जब पोयला बोईशाख यानी बंगाली नववर्ष का मौका आया। पूरा का पूरा श्यामपुर गांव जैसे जीवंत रंगों और खुशी से नहा गया। हर घर से मिठाइयों की सौंधी खुशबू आ रही थी। लोग बड़े ही गर्व से पारंपरिक वेशभूषा पहनकर एक दूसरे से मिल रहे थे और शुभ नवो बोशो कहकर शुभकामनाएं दे रहे थे। आर्यन के लिए सबसे बड़ी जीत ये देखना था कि जो लोग कल तक इन चीजों को आउटडेटेड मानते थे, आज वही सबसे ज्यादा उत्साह से अपनी विरासत का जश्न मना रहे थे। आर्यन की इस सफलता को देखकर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वो थी उसकी दादी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने आर्यन से जो बात कही ना, वो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। उन्होंने कहा, बेटा, संस्कृति को बचाने के लिए तलवार नहीं, प्रेम चाहिए। और ये बात 100% सच है। बदलाव कभी भी लड़ झगड़कर या जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। आर्यन ने बहस नहीं की, बल्कि उसने उन्हें अपनी संस्कृति की सुंदरता का एहसास कराया और उसी प्यार ने पूरे गांव की सोच को बदल कर रख दिया। चलिए अब इस कहानी में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। समय बीतता गया और आर्यन का ये सफर भी आगे बढ़ता गया। 17 साल की उम्र में अपने गांव में जो पहल उसने की थी वो रंग लाई। युवावस्था में कदम रखते रखते वो एक बहुत ही सफल लेखक बन गया। उसने अपनी कलम के जरिए बंगाल की कला और संस्कृति पर कई किताबें लिखी जो दुनिया भर में पढ़ी जाने लगीं। लेकिन इतनी सफलता पाने के बाद भी वो अपनी मिट्टी को नहीं भूला। सालों बाद वो एक बार फिर अपने गांव उसी नदी के किनारे वापस लौट कर आता है। जब वो सालों बाद उस नदी किनारे पहुंचा जहां उसने पहली बार उस बूढ़े बाउल गायक को देखा था, तो वहां उसे कोई नजर नहीं आया। वो गायक अब इस दुनिया में नहीं थे,
लेकिन उनका वो गीत हवाओं में आज भी गूंज रहा था। माटी बोले, संस्कृति को मत भूलो। ये महसूस करके आर्यन मुस्कुरा उठा। इस एक पल ने उसे सबसे बड़ा सच सिखा दिया था कि संस्कृति महज किताबों, पन्नों या किसी इंसान के शरीर तक सीमित नहीं रहती। सच्ची संस्कृति तो हवाओं में, मिट्टी में और लोगों की अमर आत्मा में हमेशा के लिए जिंदा रहती है। अगर हम आर्यन के गांव से बाहर निकलकर एक बड़े नजरिए से देखें तो बंगाल की संस्कृति आज सिर्फ किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। दुर्गा पूजा की वो भव्यता, जिसे अब तो यूनेस्को ने भी मान्यता दे दी है। रविंद्र संगीत की वो मिठास जो सीधे रूह में उतर जाती है। सत्यजीत रे की फिल्मों की वो गहराई जिसने पूरे विश्व सिनेमा को एक नई दिशा दी। और हाँ, बंगाल की मिठाइयों का वो बेजोड़ स्वाद, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी ग्लोबल पहचान बनाती हैं जो समय के साथ और भी ज्यादा मजबूत हुई है। तो इस पूरी चर्चा से हमें आखिर में क्या समझ आता है? यहां बात आती है जड़ और तूफान के सिद्धांत की। ये कहानी हमें बहुत ही साफ शब्दों में समझाती है कि आधुनिकता को अपनाना, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना या दुनिया के साथ आगे बढ़ना बिल्कुल भी गलत नहीं है। बिल्कुल आगे बढ़िए, लेकिन उस आधुनिकता की आंधी में अपनी जड़ों को भूल जाना हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। प्रकृति का भी तो यही नियम है ना। जिस पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक मजबूती से जुड़ी होती हैं, सिर्फ वही पेड़ बड़े से बड़े तूफानों का डटकर सामना कर सकता है। अंत में आज की ये चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज जब हम तेजी से बदलती इस दुनिया में आधुनिकता की हवाओं का खोले दिल से स्वागत कर रहे हैं, तो हमें एक पल रुककर ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारी खुद की जड़ें कितनी गहरी हैं। क्या हम उस मजबूत पेड़ की तरह हैं जो किसी भी सांस्कृतिक तूफान में सीना ताने खड़ा रहेगा, या फिर हमारी जमीन धीरे धीरे खिसक रही है? आधुनिकता की इस तेज आंधी में क्या हमारी अपनी जड़ें वाकई मजबूत हैं? जरा सोचिएगा जरूर।